Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों मिथुन लगन में आज हम देखेंगे कि राहु देव यदि नवम भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, नवम भाव में मिथुन लगन में कुंभ राशि है, 11 नंबर राशि है, और नवम भाव का संबंध है रिलीजियस एक्टिविटी से, फिलॉसफी से, हायर नॉलेज से, हायर एजुकेशन से, फॉरेन ट्रैवल से, ओवरसीज ट्रैवल से, रिलीजियस ट्रैवल से, पिता से, गुरुओं से, और हमारे जो बिलीफ सिस्टम है उससे, यानी कि हम जो भी बिलीफ सिस्टम में है उससे है। यानी आप अगर हिंदू हो तो सनातन है, आप मुस्लिम हो तो जो भी आपका धर्म है उसी से आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है उससे इस घर का संबंध है। अब यहाँ पर दोस्तों राहु देव आ गए। राहु क्या है? राहु एक इल्यूजिव एनर्जी है, छाया प्लैनेट है, और एक अनकन्वेंशनल फोर्स है, अनट्रेडिशनल फोर्स है, और इंसान को भ्रमित करने में राहु का बहुत बड़ा रोल है। राहु का संबंध टेक्नोलॉजी से है, इन्वेंशन से है, मॉडर्न साइंस से है, मॉडर्न एक्टिविटीज से है, लेटेस्ट जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उनसे है, और एक जो हमारी कन्वेंशनल चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है, उससे राहु का कोई लेना देना नहीं है। अब नवम भाव में राहु के बैठने से पितृदोष भी क्रिएट हो जाता है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं, गुरुदेव कहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में गुरु ही है इस घर के मालिक। अगर गुरु ऊंच के बैठ गए, राहु गुरु के ही नक्षत्र में आ जाए या पूर्व भाद्रपद में, तो फिर ये दोष काफी कम रह जाएगा। यदि गुरुदेव ही खराब बैठ गए, छठे आठवें में नीच के बैठ गए, तो डेफिनेटली ये पितृदोष क्रिएट हो जाएगा। या शनि की प्लेसमेंट गलत हो गई, नीच की राशि में शनिदेव चले गए, या छठे में आ गए, 12वें में चले गए, तो कहीं ना कहीं पितृदोष बढ़ा हुआ मिलेगा और उसके फल भी महसूस होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहु के यहाँ बैठने से जो हम 9th हाउस से चीज़ें देखते हैं वो किस तरीके से चलेंगी हमारी। देखिए दोस्तों, राहु यहाँ पर बैठ के इंसान की डेस्टिनी जो है वो बिल्कुल अनकन्वेंशनल तरीके से चलाएगा, क्योंकि ये हमारे फॉर्चून का हाउस है। राहु अगर हमारी डेस्टिनी के घर में आके बैठ गया तो ही विल ट्राई टू ड्राइव आवर डेस्टिनी एज पर हिज डिक्टेशंस। तो जब राहु हमारे भाग्य में ही बैठ गया तो हमारे भाग्य को कैसे चलाएगा? हमारे भाग्य को चलाएगा बड़े अनकन्वेंशनल तरीके से। ये इंसान अपने धर्म को तो एटलीस्ट नहीं मानेगा, ये इंसान दूसरे सभी धर्मों को मान सकता है। जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनमें ज़्यादा बिलीफ या ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाला नहीं होगा, और ये अपने धर्म को, अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को अपने विचारों के हिसाब से चलाएगा। जो इसको सूट करेगा उसी तरीके से ये अपने धर्म को परिभाषित करेगा, उसकी परिभाषा वैसे ही बनाएगा। और ऐसे लोग दूसरे धर्म को ज़्यादा अपनाने में तत्पर रहते हैं। अगर दूसरे धर्म को ना भी अपनाए तो अपने धर्म के प्रति इनकी सद्भावना उतनी नहीं रहती जितनी की रहनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, ये बड़े अनकन्वेंशनल तरीके से अपनी लाइफ में लोगों को मिलते हैं, और दूसरे रिलीजन के लोगों से ज़्यादा इनका यूँ कहना चाहिए इंट्रैक्शंस रहती हैं, मुलाकातें रहती हैं, और कभी कभी ये मैरिज भी इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन के लोगों से करते हैं, क्योंकि अब राहु आपके डेस्टिनी में आ गया। डेस्टिनी का घर सबसे ऊपर है, दिस इज ए ट्राइन हाउस, 9th हाउस, जो कि सबसे ऑस्पिशियस है। अब यहाँ राहु आ गया तो राहु
इस इंसान की डेस्टिनी को अपने हिसाब से लिखेगा और इसे वो ऐसा कोई काम नहीं करने देगा जिसमें कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हों, जिसमें कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ हों, जिसमें कुछ एक बिलीफ सिस्टम जो ट्रेडिशनल फैमिली का बिलीफ सिस्टम है वो हो। या राहु डेफिनेटली चीज़ों को अपनी तरफ से मोल्ड कर देगा। यहाँ पर राहु जो है आपकी एजुकेशन कहीं टेक्नोलॉजी में या हायर एजुकेशन में आपको ले जा सकता है और हायर एजुकेशन की वजह से ही आपका बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपकी फैमिली से, पेरेंटल फैमिली से, या इस इंसान को कुछ टीचिंग्स ही ऐसी मिलेंगी, कुछ गुरु ही ऐसे मिलेंगे जो इसका बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा बदल देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इंसान ये जितना ज़्यादा ट्रैवल करेगा उतनी ज़्यादा इसको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रैवल्स का घर है और राहु आपको एक्सपीरियंसेस या एक्सपोजर्स जो देता है वो ट्रैवलिंग से ही देता है। और ट्रैवलिंग में नई नई चीज़ें, नए नए देश, नए नए लोगों से इंसान नई नई फिलॉसफीज को इंसान जब जानता है, पढ़ता है, तो उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो सिंगल नहीं रहता, मल्टीपल हो जाता है और वो कंफ्यूज भी हो जाता है मतलब या वो लोगों को कंफ्यूज कर देता है। उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा होगा कि वो लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा अपनी आइडियोलॉजी से। तो कहीं ना कहीं उसकी आइडियोलॉजी जो है वो बिलीफ सिस्टम को डिफाइन नहीं कर पाएगी और ऐसे लोग जो है वो अपने धर्म को बहुत ज़्यादा नहीं मानते। लेकिन अगर यहाँ पर गुरुदेव एग्जॉल्ट कर जाए, शनिदेव अच्छे बैठे हों और या गुरुदेव राहु के साथ ही थोड़े डिस्टेंस पे बैठ जाए, तो फिर यहाँ इंसान अपने धर्म को मानता है। तो गुरु की प्लेसमेंट भी ये बताएगी कि क्या गुरुदेव इस घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या गुरु की दृष्टि कहीं से इस घर पे आ रही है। अगर ऐसा है, गुरु लगन में ही बैठ जाए और अर्द्रा नक्षत्र में ना हो और गुरु की दृष्टि जो है वो नवम भाव पे आ जाए, गुरु सेकंड हाउस में बैठ जाए, गुरु किसी राहु के नक्षत्र में ना हो या किसी एनिमी साइन के नक्षत्र में ना हो और गुरु की दृष्टि यहाँ आ जाए या यहाँ बैठ जाए, तो डेफिनेटली इन चीज़ों में काफ़ी बदलाव रहेगा। इंसान अपने धर्म को भी मानेगा, दूसरे धर्मों को भी मानेगा, लेकिन राहु का इम्पैक्ट अपना रहेगा ही। यहाँ पर इंसान के डेस्टिनी में काफ़ी भ्रम रहते हैं, यहाँ पर हमारे भाग्य को भ्रमित कर देता है। हालांकि यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये इंसान कामयाब नहीं होगा, ये इंसान हाईली सक्सेसफुल हो सकता है, टेक्नोलॉजी में हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रैवल्स में आदमी को एक्सपोजर्स अच्छे मिल सकते हैं, इंटरनेशनल सेटलमेंट में जा सकता है, हायर एजुकेशन ले सकता है, लेकिन वो जितनी मेहनत करेगा उसको उतने फल यहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि सामने केतु बैठा हुआ है और केतु जो है पराक्रम के भाव में बैठ के हमें मेहनत के उतने फल नहीं देता जितने कि हम डिजर्व करते हैं। और दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं पिता, अगर शनिदेव अच्छे बैठे हुए हैं तो इंसान डेफिनेटली पिता की रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी के साथ ही करेगा। उसको आप ये नहीं कह सकते कि हाँ यार, मतलब ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को बीच में रख के आदमी अगर वहाँ उसके पिता डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भ्रमित हो जाएगा और उसके ओपिनियन डिफर कर जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से पिता के साथ यहाँ संबंध बनेंगे। अगर शनि यानी कि डिस्पोजिटर अगर छठे आठवें में बैठ जाए, नीच का बैठ जाए, तो पिता के साथ संबंध भी खराब हो जाते हैं। राहु के साथ कोई मैलेफिक एनर्जी आ जाए तो इस घर का और सत्यानाश हो जाता है। जैसे राहु के साथ मंगल बैठ जाए तो यहाँ पर प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी और यहाँ पर पिता के साथ संबंध बहुत ज़्यादा खराब होने के चांसेस बन जाएंगे, गुरुओं के साथ संबंध बहुत ज़्यादा खराब होने के चांसेस बन जाएंगे और आदमी की डेस्टिनी में कई तरह की ट्रबल्स जन्म ले लेंगी, क्योंकि मंगल और राहु का कंजंक्शन जो है वो बहुत ही इनऑस्पिशियस कंजंक्शन माना जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये राहु आपको फल देता हुआ मिलेगा। अब देखिए यहाँ से हम और देखते हैं हमारा जो है लंबी ट्रैवल्स में आदमी को कोई तकलीफ़ तो नहीं रहेगी। इसको देखने के लिए आप जो है
शनि को देखिए, क्या ये ट्रेवल्स हमारी टू एंड फ्रो रहेंगी या हम फॉरेन के सेटलमेंट में जा सकते हैं। उसके लिए जहाँ भी ये राहु बैठा हुआ है, जिस नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं 12th हाउस में अगर बैठ जाए तो डेफिनेटली फॉरेन की सेटलमेंट के चांसेस बन जाते हैं। या शुक्र देव भी यहाँ पर राहु के साथ आकर बैठ जाए तो भी इंसान फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाता है। लेकिन शुक्र का राहु के साथ बैठना, मतलब शुक्र जो है रिश्तों का कारक है, तो आपके जो रिश्ते रहेंगे वो बाहर के लोगों से, इंटर रिलीजन लोगों से, इंटरकास्ट लोगों से रहेंगे। अगर मेल चार्ट है तो आपकी वाइफ भी कहीं ना कहीं फॉरेनर हो सकती है या दूसरे धर्म की हो सकती है, और अगर ये फीमेल चार्ट है तो भी आपके रिश्ते या शादी वगैरह किसी दूसरे धर्म के इंसान के साथ हो सकती है। तो यहाँ शुक्र का बैठना राहु के साथ कुछ आपको रिलेशनशिप्स वगैरह में भी ले जा सकता है, फिजिकल रिलेशनशिप्स की तरफ भी ये एनर्जीज ले जाती हैं। और दोस्तों 11 नंबर राशि का जहाँ तक संबंध है, 11 नंबर राशि हमारी इनकम की राशि है, हमारी लाभ की राशि, लाभ भाव की राशि है, और हमारे नेटवर्क सर्कल की राशि है। और 11 नंबर राशि जो है एक मासेस को रिप्रेजेंट करती है, एक भीड़ को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ इंसान का मेन कंसर्न रहता है पैसा कमाना, लाभ कमाना। तो अगर राहु की यहाँ एनर्जी है तो इंसान शॉर्टकट मेथड से, गलत तरीक़ों से भी पैसा कमाने की कोशिश करेगा, बड़े सीक्रेटिव एक्टिविटीज से भी पैसा कमाएगा, और उसके जो कनेक्शंस होंगे वो अलग कास्ट एंड क्रीड के लोगों से उसके कनेक्शंस रहेंगे, नेटवर्क सर्कल उसका रहेगा। और उसका नेटवर्क सर्कल इस तरीके से रहेगा कि टू एंड फ्रो, मतलब गिव एंड टेक वाली पॉलिसीज पे ये काम करेगा नेटवर्क सर्कल। ये वो नेटवर्क सर्कल नहीं होगा जो आपके साथ इमोशनल अटैच्ड है, ये प्रोफेशनल एक रिलेशनशिप को मेंटेन करेगा। और दोस्तों यहाँ से छोटी मोटी बीमारियाँ भी मिलती हैं, और इस राशि से पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर हम उन चीज़ों को भी डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ छोटी मोटी बीमारियाँ मिलेंगी, वो बीमारियाँ क्या मिलेंगी उसमें बहुत दूसरे प्लैनेट्स पे भी डिपेंड करेगा, सैटर्न पे डिपेंड करेगा। अदरवाइज 9th हाउस जो है हमारी थाइस का हाउस है, यानी कि हमारी थाइस में कुछ प्रॉब्लम, कुछ पेन वगैरह ये वाला राहु दे सकता है। लेकिन एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये 11 नंबर राशि जो है ये शनिदेव की राशि है, और राहु इस राशि को शेयर भी करते हैं। तो राहु यहाँ पर कंफर्टेबल है, राहु बहुत ही कंफर्टेबल है, और अपने तरीके से यहाँ पर इंसान को ड्राइव कर लेगा ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रबल्स फेस करके, पराक्रम करके, मेहनत करके इंसान को कहीं ना कहीं ये राशि सक्सेसफुल ज़रूर बना देती है, क्योंकि ये राहु की मतलब अपनी कंफर्टेबल साइन है राहु के लिए। और यहाँ बैठा हुआ राहु जब 5वीं दृष्टि से लगन को देखता है तो लगन को भी मजबूत करता है, यानी कि लगन में भी अपनी करेक्टरिस्टिक्स वगैरह डाल देता है, तो आदमी की पर्सनालिटी भी वैसी बन जाती है जैसी कि राहु की इच्छा रहती है। राहु की दृष्टि तृतीय भाव पे वहाँ केतु बैठा हुआ है, तो केतु के हमने फल आपको बता ही दिए हैं। और 5वें भाव की जो दृष्टि है वो कुछ न कुछ हमारा चाइल्ड बर्थ में थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स पैदा करती है, कुछ सर्जरीज वगैरह या कुछ अनकन्वेंशनल तरीके से हमारे यहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि कुछ सर्जिकल ऑपरेशंस वगैरह में या सी सेक्शन से बच्चे पैदा। लेकिन 7 नंबर राशि को राहु सपोर्ट करता है, इतने तंग नहीं करता। तो शुक्रदेव की राशि है, तो वहाँ पर हम कोई मेजर यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं देखते। चाइल्ड बर्थ यहाँ डेफिनेटली होगा, और थोड़ी बहुत तकलीफ के बाद, क्योंकि राहु प्लैनेट ही ऐसा है जो कि हमारी जितने भी हमारी जो कन्वेंशनल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो एजुकेशन की है, चाहे वो विवाह की है, चाहे वो चाइल्ड बर्थ की है, चाहे वो रिश्तों की है, उसमें राहु कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता ही करता है जब हमारी डेस्टिनी में आ जाता है। तो दोस्तों नक्षत्र यहाँ मिलते हैं 3। पहला नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल देव का। अगर राहु देव धनिष्ठा नक्षत्र में है तो शनि के बाद आपने मंगल की प्लेसमेंट भी देखनी है। अगर मंगल वेल प्लेस्ड है, शनि भी वेल प्लेस्ड है, तो राहु यहाँ अच्छा फल देता हुआ मिलेगा।
यानी कि कहीं ना कहीं आपकी समाज में कुछ न कुछ प्रतिष्ठा झूठी सच्ची कायम कर देगा और लोग आपको मानेंगे। और अगर मंगल देव कहीं खराब बैठ गए और तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रबल्स, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स लाइफ में ज़रूर रहेंगे। और दूसरा यहाँ पर नक्षत्र मिलता है शतभिषा। शतभिषा नक्षत्र को राहु देव का अपना ही नक्षत्र है। राहु बिकम्स वेरी पावरफुल इन शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र जो है वो 100 फिजिशियन का नक्षत्र है। तो अगर ये नेटिव किसी मेडिकल प्रोफेशन में या फार्मा में है या किसी हीलिंग एक्टिविटीज़ में है तो ये नक्षत्र बहुत सपोर्ट करता है। तो इसमें आदमी को अच्छा नाम, अच्छी फेम और अच्छी इस्टेब्लिशमेंट राहु दे सकता है। और तीसरा नक्षत्र है यहाँ पर पूर्व भाद्रपद, जिसके 3 चरण मिलते हैं। पूर्व भाद्रपद गुरुदेव का नक्षत्र है। अगर गुरुदेव की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो जाए तो वो कहीं ना कहीं इस घर को बचा लेगा, यानी कि डिफेंड कर लेगा। तो गुरुदेव की प्लेसमेंट आप देखिए, गुरुदेव अगर वेल प्लेस्ड है तो फिर आप अपने धर्म की, अपने कल्चर की, अपने बिलीफ सिस्टम की भी रिस्पेक्ट करोगे और डेफिनेटली उसको भी कुछ ना कुछ प्रमोट करोगे। अगर जुपिटर ने इस घर को डिफेंड कर लिया तो दिस इज़ द कंडीशन। तो दोस्तों, आपने डिस्पोजिटर यानी शनि के साथ साथ नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट भी ज़रूर देखनी है आपको इस राहु के रिजल्ट्स को देखने के लिए। बेस्ड ऑन दी प्लेसमेंट ऑफ बोथ, और लग्न लॉर्ड को तो आपने देखना ही देखना है। 3 ये प्लैनेट्स बुध, शनि और नक्षत्र के लॉर्ड को देख के ही आपने प्रेडिक्शंस पे अराइव होना है। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टुडे ऑल्सो वी सी that more than 65% our viewers are not our subscriber, which is a painful area. अगर आप भी हमारे व्यूअर हैं और सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इट इज़ ए 1 सेकंड जॉब, जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। कीप वॉचिंग आवर चैनल, आवर वीडियोस, and take care of yourself and your family. We'll see you soon. Goodbye.